नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 25 ऑफ नवंबर 25 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सकें, इसके लिए आपको करंट अफेयर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए। साथ ही साथ जैसा कि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी सिंगल सेशन मिस नहीं करिए, यानी कि रेगुलर जो है करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करिए, रिवीजन करिए और अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन करिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में कहा आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि अभियान आरंभ हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल है जिसका नाम है दोस्तों अग्नि इनिशिएटिव यानी कि अग्नि अभियान। ये कहाँ आरंभ हुआ? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, करेक्ट आंसर इस बी है। तो ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सकों के लिए नई दिल्ली में आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि अभियान आरंभ किया। तो ध्यान रखिएगा, जो आयुर्वेद का क्षेत्र उसमें जो चिकित्सक जो डॉक्टर जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये जो है अग्नि इनिशिएटिव आरंभ किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, इसका आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद को वैज्ञानिक प्रामाणिकता और साक्ष्य आधारित विश्लेषण के आधार पर मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति बनाना, यानी कि एक तरीके से आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ठीक है इस पहल को, इस इनिशिएटिव को जो है आरंभ किया गया है। आयुष मंत्रालय के एक वक्तव्य में बताया गया कि जो भी इच्छुक आयुर्वेद चिकित्सक होंगे दोस्तों, वो 15 दिसंबर तक ये जो साइट दिया हुआ है उसमें जो अपनी रुचि वो प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में जो है आयुर्वेद क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सकों के लिए आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि अभियान आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्न में से किस नदी की रेत में उल्लेखनीय गुणों वाली एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये रेयर जो है ठीक है एक तरीके से मटेरियल है, ध्यान रखिएगा ये रेयर धातु है ठीक है, जिसका नाम है टेंटलम। और ये ध्यान रखिएगा ये किस नदी की जो है रेत में ये गुणों जो है इस उल्लेखनीय गुणों वाली धातु की खोज की गई। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, सतलज नदी है, व्यास है, झेलम है या फिर गंगा है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि सतलुज नदी के रेत में ये जो है उल्लेखनीय गुणों वाली ये दुर्लभ धातु जिसका नाम है टेंटलम, इसकी जो है खोज की गई है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा खोजा गया है, किस मतलब यहाँ पे किस संस्था के शोधकर्ताओं की टीम ने इसको खोजा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था है दोस्तों रोपड़, उसके जो शोधकर्ता है उनकी टीम ने पंजाब में, ध्यान रखिएगा किस राज्य में, पंजाब में सतलुज नदी के रेत में उल्लेखनीय गुणों वाले एक दुर्लभ धातु जिसका नाम है टेंटलम उसकी जो है उसकी खोज की गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा खोजा गया, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है पंजाब के सतलुज नदी में। ठीक है, और ये टेंटलम की बात करें दोस्तों तो ये एक दुर्लभ धातु है, इसका जो परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, तो 73 है। इसकी सबसे पहले जो खोज की गई थी दोस्तों 1802 में किया गया था स्वीडिश रसायन शास्त्री जिनका नाम है ठीक है एंडर्स गुस्ताफ ठीक है एकेनबर्ग के द्वारा इस दुर्लभ धातु की सबसे पहली बार खोज की गई थी। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो दोस्तों ये भूरे रंग की भारी धातु होती है और इसकी प्रकृति देखें दोस्तों तो ये अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी होती है और ये हवा के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, ऑक्साइड परत बनाती है। ठीक है, शुद्ध टेंटलम जो है लचीला होता है और जिससे ये बिना टूटे पतले तारों के रूप में भी खींचा जा सकता है। और ये ध्यान रखिएगा ये 150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रासायनिक हमले के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। यह केवल ध्यान रखिएगा यह धातु केवल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फ्लोराइड आयनों के साथ अम्लीय समाधान और मुक्त सल्फर ट्रॉक्साइड से प्रभावित होती है। ठीक है, ये धातु अगर हम बात करें इसका गलनांक तो ध्यान रखिएगा टेंटलम का गलनांक जो होता है वो बहुत ही अत्यधिक उच्च होता है।
चूंकि ये सतलुज नदी पे पाई गई है दोस्तों, आइए सतलुज नदी के बारे में बात कर लेते हैं। सतलुज नदी को दोस्तों सतद्री के भी नाम से जाना जाता है और ये सिंधु की सबसे पूर्वी सहायक नदी, ठीक है। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये कहां से उद्गम होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जो पश्चिमी तिब्बत वाला क्षेत्र है, जहां से देखिए मानसरोवर से निकलती है दोस्तों सिंधु, और मानसरोवर के ही समीप एक झील है दोस्तों जिसका नाम है राकसताल झील। राकसताल झील से जो है इसका उद्गम होता है। सिंधु की तरह देखा जाए तो ये तिब्बत हिमाचल प्रदेश की सीमा पर ये किस जो है ये कहां से जो है आगमन करती है, किस मार्ग को अपनाती है, तो ये सिपिकला दर्रे से होते हुए, ठीक है, भारत में प्रवेश करती है और शिवालिक श्रृंखला को काटते हुए ये पंजाब में क्या करती है दोस्तों, प्रवेश करती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले दोस्तों ये जो नैना देवी धार है वहां पे एक गार्ज का निर्माण करती है और इसी गार्ज पे देखा जाए तो भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा भाखड़ा जो है बांध का निर्माण किस पे किया गया, सतलुज निजबत पे किया गया है। तो सतलुज नदी दोस्तों राकसताल से निकलती है पश्चिमी तिब्बत वाले क्षेत्र में और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी नदी में पंजाब के सतलुज नदी में ही देखा जाए उल्लेखनीय जो दुर्लभ धातु है टेंटलम की खोज की गई है। किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, महिलाओं को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यूपी स्पेशल भी हो जाता है। तो यूपी सरकार के द्वारा दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाल ही में देखा जाए तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत देखा जाए जो गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों उसके 17 नगर निगमों के प्रवेश और निकास स्थलों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी का फैसला जो है वो लिया गया है। इसके साथ साथ देखा जाए शहरों में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों, विश्वविद्यालयों में भी सीसी जो है टीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित एक अन्य भी जो है न्यूज जो चर्चा में रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों ध्यान रखिएगा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है उस पर जो है पीपीपी मॉडल के तहत क्या लगा रही है दोस्तों, तो सौर संयंत्र लगाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस। और किस मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि यहाँ पे पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप के माध्यम से ये सौर संयंत्र लगाया जाएगा। और इस सौर संयंत्र के माध्यम से दोस्तों लगभग 550 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया। तो किस एक्सप्रेसवे पे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। और ये उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये पहला सोलर एक्सप्रेसवे भी बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस परियोजना के पूरा होने पर एक्सप्रेसवे से जुड़े जो है लगभग 1 लाख घरों को प्रतिदिन रोशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब आप मुझे बताइए कि ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरेगा, उन जिलों का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य में जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान जो है शुरू किया गया है किस राज्य में। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ध्यान रखिएगा मेघालय, ठीक है, करेक्ट आंसर इस बी है मेघालय, ठीक है। तो जल संरक्षण के संबंध में जो युवा पीढ़ी है दोस्तों उनके बीच में जिम्मेदारियां और जागरूकता की भावनाओं को बढ़ाने के लिए, जागरूकता की भावना जो है पैदा करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। किसके द्वारा, तो मेघालय की सरकार के द्वारा। और मेघालय के जो मुख्यमंत्री दोस्तों कॉनराड के संगमा उनके द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है मेघालय वाटर स्मार्ट किड अभियान, ठीक है। ये पहल दोस्तों किस मिशन के तहत चलाई जा रही है, तो ये पहल जल जीवन मिशन के तहत जो है शुरू की गई है। और उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो चूंकि ये ध्यान रखिएगा नाम से पता चल जा रहा है वाटर स्मार्ट किड अभियान, यानी कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना, उनको शिक्षित करना। तो यहाँ पे जो राज्य के जो बच्चे हैं उन बच्चों को जल संरक्षण के महत्वपूर्ण महत्व के बारे में शिक्षित करना इस पहल का उद्देश्य है। चूंकि इस मिशन को जल जीवन मिशन के तहत शुरू किया गया, तो आइए जल जीवन मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जल जीवन मिशन जो कि भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो 15 अगस्त 2019 को जो प्रधानमंत्री यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी।
और इस मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो चूंकि जानते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, एसडीजी गोल को अपनाया गया है, ठीक है, 17 गोल है जिसको जो लक्ष्य रखा गया 2030 तक अपनाना। तो यहाँ पे जो गोल नंबर 7 है, जो लक्ष्य 6 है, उसको प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी के लिए पानी और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करना है। किसका दोस्तों? तो ये एसडीजी गोल नंबर 6 का, ठीक है। जल जीवन मिशन का दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो 2024 तक, ठीक है, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। तो जितने भी, ध्यान रखिएगा, जो ग्रामीण परिवार हैं उन ग्रामीण परिवारों को, ठीक है, नल कनेक्शन देना और उसके माध्यम से हर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति जो है 55 लीटर पानी की आपूर्ति करने का लक्ष्य इस जो है जो जल जीवन मिशन के तहत जो है लक्ष्य रखा गया। तो 2024 तक, ठीक है। तो हर घर नल से जल योजना जो है उद्देश्य से इस योजना, इस मिशन को शुरू किया गया। और इसी मिशन के तहत जो है मेघालय वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया गया है मेघालय सरकार के द्वारा, राज्य में बच्चों को जो जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के भी द्वारा, ठीक है, एक केंद्र का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है दोस्तों विद्या समीक्षा केंद्र। तो जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, ठीक है, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। ये विद्या समीक्षा केंद्र दोस्तों क्या करेगा? तो ये डेटा भंडार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टोर करेगा दोस्तों किसको? डेटा को, जिसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित जो सभी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के डेटा को क्या करेगा दोस्तों? ये स्टोर करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा विभाग ने राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए एडटेक कंपनी कन्वेंजिनियस के साथ क्या किया है? हाथ मिलाया, समझौता किया, ठीक है। तो ये अन्य जो है न्यूज थी अन्य राज्य से, यानी कि हिमाचल प्रदेश से, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों की शिक्षा मंत्रालय और किस आईआईटी संस्थान ने एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? तो ये एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है साथी, जो कि शिक्षा मंत्रालय और किस आईआईटी संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी करते रहा करिए, साथ ही साथ वीडियो को भी दोस्तों के बीच में शेयर करते रहा करिए। और इसका करेक्ट आंसर देखिए आईआईटी कानपुर। ये भी जो है क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण क्या है दोस्तों? ये यूपी स्पेशल हो जाता है। तो ये करेक्ट आंसर इस डी है। तो शिक्षा मंत्रालय और साथ ही साथ दोस्तों आईआईटी कानपुर ने भारत में प्रवेश परीक्षा की तैयारी में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथी जो है लॉन्च किया है। तो जितने भी जो है ऑनलाइन, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो नेट जेई की हम लोग तैयारी करते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए अभी तो शुरू जो किया गया वो नेट जेई के बच्चों के लिए किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उनके बच्चों को जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये साथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय और साथ ही साथ आईआईटी कानपुर के द्वारा, ठीक है। साथी यानी कि प्रवेश परीक्षा के लिए स्व मूल्यांकन परीक्षण और सहायता, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। यह एक जो ये सहयोगात्मक पहल है दोस्तों, ये निःशुल्क सुलभ कोचिंग की पेशकश करके पारंपरिक कोचिंग केंद्रों के ढांचों को तोड़ती है और सभी पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए समान अवसर जो है वो प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देखा जाए तो साथी सीखने के अनुभव को निजीकृत करने के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाता है। 45 दिवसीय व्यापक क्रैश कोर्स जो है वो प्रदान करता है। तो एक क्रैश कोर्स भी 45 दिन का प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो बच्चे जो जेई और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो है प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है, इस साथी पोर्टल के माध्यम से। साथी जो है वो आईआईटी और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसरों और छात्रों द्वारा तैयार किया गया व्याख्यान और वीडियो सामग्री की मेजबानी करता है। यानी कि साथी ऐप पे देखा जाए जो आईआईटी के जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो एम्स के जो प्रोफेसर, जो छात्र हैं, उनके द्वारा क्या किया जाएगा? लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, वीडियो क्लासेस होगी जो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। क्रैश कोर्स के माध्यम से उनको जो है प्रिपरेशन कराई जाएगी किसके एग्जाम के लिए? तो नेट और जेई के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। और इस पोर्टल साथी पोर्टल को जो तैयार किया गया वो शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा तैयार किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि किस शहर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जल्दी से, वीडियो को शेयर करते रहिए। और इसका करेक्ट आंसर इज ए है नई दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे जो युवा कार्य और खेल मंत्री है दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने ये घोषणा किया है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है
उसका जो है आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। कब से लेकर के कब तक? तो 10 से लेकर के 17 दिसंबर के बीच में पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली में। इसकी घोषणा जो की गई है वो युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है। इस खेल के अंतर्गत देखा जाए दोस्तों 7 श्रेणियों के खेल शामिल किए जाएंगे और इसमें भी देखा जाए देश भर से लगभग 1350 खिलाड़ी, ठीक है, 1350 खिलाड़ी जो है इस खेल में शामिल होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आयोजन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? मुख्य उद्देश्य तो प्रतिभा की पहचान करना और प्रतिभा की पहचान कर युवा और महत्वाकांक्षी पैरा एथलीटों को अपने कौशल प्रदर्शन का उचित अवसर जो है वो प्रदान करना इसका उद्देश्य है। यह आयोजन प्रतिभाशाली पैरा एथलीटों की पहचान करने में मदद करेगा जिन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के पर्याप्त समर्थन से उनके कौशल को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। और अगर दोस्तों पिछले महीने ही देखा जाए दोस्तों तो भारत के पैरा एथलीटों ने पैरा एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने लिखा था लगभग 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 जो है कांस्य पदक जीत करके टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों? तो 111 जो है पदक जीते थे। और भारत जो एथलीट है वो 18 स्वर्ण, रजत और 20 कांस्य पदक के साथ 55 पदक जीतकर पदक तालिका में जो है 5वें स्थान पे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे खेलो इंडिया ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, अगले महीने किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों की पंजाब साहित्य के लिए दहान पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दहान पुरस्कार पाने वाली पहली जो भारतीय महिला बनी है दोस्तों पंजाब साहित्य के लिए वो बनी है दीप्ति बबूता, ठीक है। करेक्ट आंसर सी है दीप्ति बबूता। तो इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, दीप्ति बबूता जो कि ठीक है पहली वुमेन बनी है जिन्होंने ठीक है दहान प्राइज जो है पंजाबी लिटरेचर के लिए प्राप्त किया है, दीप्ति बबूता। तो पंजाबी भाषा में कथा साहित्य के लिए सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय जो साहित्यिक पुरस्कार है जिसका नाम है ठीक है दहान पुरस्कार, और इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला दोस्तों कौन बनी है? दीप्ति बबूता। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि का श्रेय उनके सम्मोहक लघु कहानी ठीक है भूख इयोन सहलेंदी को दिया जाता है, इसी के लिए जो है इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्था के द्वारा 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? तो किस संस्था के द्वारा 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए एक निराशाजनक दृष्टिकोण का खुलासा किया गया, यानी कि जो लक्ष्य रखा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.3 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जाएगा, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक निराशाजनक जो है दृष्टिकोण का खुलासा किया गया। एक तरीके से निराशा दिख रही कि नहीं, ये जो लक्ष्य रखा गया ये नहीं प्राप्त किया जा सकता है। सबसे आशावादी जलवायु कार्यवाही परियोजनाओं के साथ जो है इस लक्ष्य को प्राप्त करने में केवल कितनी संभावना है? तो 14% की संभावना है कि भाई ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। 2030 तक मौजूदा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान देने के प्रयासों के बावजूद यूनेप ने पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पार करते हुए 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया है। वर्तमान परिदृश्य कार्यान्वयन अंतराल के कारण 3 डिग्री सेल्सियस की संभावित वृद्धि का भी संकेत देते हैं। 2022 जलवायु सम्मेलन के बाद से केवल 9 देशों ने अपने ठीक है एनडीसी को अपडेट किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो पेरिस समझौता कोप 21 में किया गया था दोस्तों, ठीक है, कोप 21 जो कि 2015 में आयोजित किया गया था, ठीक है, पेरिस, और पेरिस समझौते के तहत एक निर्धारित लक्ष्य रखा गया था ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि उतना भी प्राप्त करना इस समय संभव लगता है। तो एक निराशाजनक ये रिपोर्ट इसमें बताया गया है कि भाई जो लक्ष्य रखा गया उस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही ठीक है एक तरीके से संभव जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। और ये रिपोर्ट चूंकि जारी की गई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें दोस्तों तो इसको 1972 में स्थापित किया गया था, और ये एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। इसकी जो राजधानी केन्या के नैरोबी में है, और ये कुछ महत्वपूर्ण जो है रिपोर्ट जारी करता है, जैसे कि उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स, स्वास्थ्य ग्रह में निवेश करें, ये रिपोर्ट जो है इसके द्वारा जारी की जाती है।
इसी के साथ साथ एक अन्य बात भी कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे ऑक्सफैम ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट में बताया गया कि कार्बन उत्सर्जन में स्पष्ट असमानता पर प्रकाश इस रिपोर्ट में डाला गया है। और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक आबादी का जो सबसे अमीर जो 1% है, वो सबसे गरीब जो 5 अरब लोगों के बराबर कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। तो जितना जो है 1% लोग जो सबसे अमीर है वो उतना ही कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं जितने गरीब जो है 5 अरब लोगों के बराबर वो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, जिसमें दुनिया के 66% आबादी है। तो जितना जो है गरीब 66% आबादी जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, उतने दुनिया के जो 1% गरीब है उतना ही कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये बात इसमें की गई है। ठीक है, सबसे धनी व्यक्तियों के उत्सर्जन की मात्रा जो गर्मी के कारण 1.3 मिलियन मौतों के बराबर है, चिंता का कारण बना हुआ है। यहाँ पे जो है क्लाइमेट इक्वलिटी अ प्लैनेट फॉर 99% जो है वो शीर्षक वाली रिपोर्ट है, अति अमीरों के वार्षिक उत्सर्जन के हानिकारक प्रभावों को रेखांकित करती है। ठीक है, तो ये भी एक करने रिपोर्ट है जो इंपॉर्टेंट है काफी, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि साड़ी वाकथान का आयोजन को किस स्थान पर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आख्यान का आयोजन किस स्थान पे किया जाएगा दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जो है वो साड़ी वाकथान का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा दोस्तों, तो अगले महीने किया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ दिसंबर में। तो साड़ी वाकथान के लिए केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री है दोस्तों, जिनका नाम है दर्शना जरदोश, उनके द्वारा एक ई पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया गया। और साथ ही साथ ये बताया गया कि 10 दिसंबर 2023 को मुंबई में, ठीक है, MMRDA, ठीक है, ग्राउंड में साड़ी वाकथान का आयोजन भी किया जाएगा। इस वाकथान में देश के विभिन्न राज्यों से महिलाओं को साड़ी पहनने के अपने तरीकों का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और इस प्रकार भारत की विविधता में एकता लाने वाले देश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह जो है प्रतिभागी इस समर्पित वेबसाइट के माध्यम से साड़ी वाकथान के लिए नामांकन कर सकती हैं। इसमें पंजीकरण OTP आधारित होगा और इसमें पंजीकरण करने वाली जो पहली महिला है दोस्तों श्रीमती जो है दर्शना जरदोश, इस पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने वाली पहली महिला। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर में, ठीक है, मुंबई में, ठीक है, साड़ी वाकथान का आयोजन किया जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और आज के लास्ट MCQ की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल में किसे शामिल किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल में दोस्तों जो शामिल किया गया है वो कैग यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल में शामिल किया गया है। तो भारत के जो वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं दोस्तों, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, उनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र के पैनल में बाह्य लेखा परीक्षकों के उपाध्यक्ष के रूप में, ठीक है, क्या किया गया, निर्वाचित किया गया है। और इस तरीके से निर्वाचित होकर के इन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है दोस्तों, किसमें, तो संयुक्त राष्ट्र पैनल के बाह्य लेखा परीक्षक में। ये जो चुनाव हुआ था दोस्तों, ये 20 से लेकर के 21 नवंबर के बीच में जो न्यूयॉर्क में, ठीक है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय दोस्तों, वहां पे एक जो है 73वां यहाँ पे जो सत्र आयोजित किया गया था, उस दौरान जो है चुनाव हुआ था, जिसमें इनको जो है ये विजयी हुए चुनाव में। यहाँ पे जो गिरीश चंद्र मुर्मू उन्होंने सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया। आगामी वर्षों के उपाध्यक्ष के रूप में उनका चुनाव बाहरी ऑडिट के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए भारत के समर्पण को उजागर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के पैनल में बाह्य लेखा परीक्षकों के उपाध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया, तो भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को। चूंकि हम बात करें कैग, ध्यान रखिएगा ये एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इसका उल्लेख जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। और अनुच्छेद जो है आर्टिकल 148 के अनुसार देखा जाए क्या कहा गया है, तो भारत का जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जो कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। इसकी जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाएगी और इन्हें उन्हीं आधारों पे जो है बर्खास्त किया जाएगा जिस आधार पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन्हीं के समान ही और उन्हीं के जिन कारणों से सुप्रीम कोर्ट के जो है कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उन्हीं कारणों के आधार पर इनको जो अपने पद से बर्खास्त किया जा सकता है। इनका टेन्योर क्या है दोस्तों, तो जब तक 65 वर्ष की आयु जो हो जाए या फिर ये 6 साल, ठीक है, या तो 65 वर्ष हो जाए या तो 6 साल जो है अपने पद को ग्रहण किए हो जाए, तब तक ये अपने पद पे जो है बने रहते हैं। तो इतने साल की अवधि के लिए जो है ये अपने पद पर नियुक्त किए जाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे जो है आज का 10 MCQ और कुछ महत्वपूर्ण चीजें। उम्मीद है जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आप आंसर करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आज का लास्ट यानी कि फैक्ट्स ऑफ द डे का।
फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि एशिया टैलेंट कप 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा कौन करेगा? रक्षिया श्री हरिदेव करेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने मेंटर के रूप में नियुक्त किया है, किसे किया है? गौतम गंभीर को किया है। साउथ इंडिया बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, किसे किया गया? श्रीनिवासन नारायण को किया गया है। गुजरात जायंट्स ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 से पहले कप्तान बनाया, किसे बनाया दोस्तों? यहाँ पे फजल अत्राचली को। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? विनय एम टोन्स को जो है नियुक्त किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा और रेगुलर सेशन से जुड़े रहिए। मॉर्निंग में 7 बजे आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है, रेगुलर जुड़े रहिए, रेगुलर इसी तरह फॉलो करते हैं, व्यू एंड कमेंट्स बढ़ाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपके अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।